आपकी यूनिट आती है इफेक्ट्स ऑफ करंट। इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर्स आएंगे आपके, इलेक्ट्रिसिटी जो मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, और जो अब दूसरा आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये मैं आज कराऊंगा। तो ये 13 मार्क्स की आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, 13 नंबर का यहाँ से आपका एग्ज़ाम में पेपर बनेगा। तो याद रखना, अच्छा है, इसका कंट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आप चैप्टर देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला मैंने करा रखा है, उससे बाहर नहीं कुछ भी पूछा जाएगा। और जो अब चलेगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको भी देख लीजिए। बोलो जय सिया राम, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका पूरा चैप्टर, मैं इसका भी 1 शॉट दूंगा आपको, हर एक चैप्टर का 1 शॉट मिलेगा और आप बहुत अच्छी से उसकी तैयारी कर लोगे अगर आप प्रॉपर लेक्चर को ले। विद क्वेश्चंस मैं कराता हूँ ताकि आपके साथ के साथ डाउट्स भी क्लियर होते जाएं और आपका टॉपिक पे अच्छे से पकड़ रहे। तो होता क्या है इसका मतलब, देखना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब होता क्या है, याद रखना। जब किसी कंडक्टिंग वायर या फिर कोयल से, सपोज करो ये कंडक्टिंग वायर है कोई या फिर कोयल मान लो, इससे जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। जब इसके एक चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सिंपली। तो हम इसमें देखते हैं चैप्टर में आगे चल करके, चलो देख लीजिएगा। जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करा देंगे किसी भी कंडक्टिंग वायर या कोयल से, तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को ही, जो जनरेट हुआ है, उस फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो ये फिनोमिना है हमें देखने के लिए मिलता है किसमें, इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक बेल में और टेलीफोन वगैरह में, इन सभी में हमें इसका यूज़ देखने का मिलेगा। और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इस चीज़ को याद रखना। अब नेचुरल मैग्नेट क्या होती है, जो स्टोन नेचर में पाए जाते हैं और स्मॉल पीस ऑफ आयरन को जो अट्रैक्ट करते हैं, तो उन्हीं को ही बोलते हैं हम क्या, नेचुरल मैग्नेट। जैसे कि ऑक्साइड ऑफ आयरन हो गया, ऑक्साइड ऑफ आयरन का मतलब है Fe2O3, ये है ऑक्साइड ऑफ आयरन। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है, ये मैन मेड होती है और ये बनी हुई होती है किससे, आयरन, कोबाल्ट, स्टील वगैरह से, आयरन, कोबाल्ट, स्टील से ये बनी होती है। एग्जाम्पल बार मैग्नेट एंड हॉर्स शू मैग्नेट, याद रखना। अब बार मैग्नेट जो होती है, जो साइंस लेबोरेटरी होती है, वहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह जब कराते हैं हम, वहाँ पे यूज़ करते हैं जनरली किसका, बार मैग्नेट का। याद रखना इस चीज़ को, इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है ना। देखो, मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया होता है जिसमें हम कंपास नीडल को रखते हैं और उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है या फिर एक मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, उस पर क्रिएट होगा, तो उसी को बोलेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि देख लीजिएगा, ये एरिया है, ये एरिया है, और यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, एक कंपास नीडल रख दी, ये कंपास नीडल है। तो जब ये क्या करेगी, यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगी, यहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक शो करेगी, जिसके कारण ये इसकी ओर अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी, तो उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि द एरिया इन विच कंपास नीडल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, उस एरिया में जो कंपास नीडल है ना, वो एक्सपीरियंस करेगी क्या, एक मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, ये जो करंट फ्लो करते हैं हम पर यूनिट लेंथ, और उसी लेंथ मतलब कि उसी लेंथ वायर पर क्या करेगा, एक फोर्स एक्ट करेगा, इस फोर्स को ही हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना। यानी कि ये है, ये पार्टिकल रखा है या फिर कुछ भी बॉडी ऑब्जेक्ट रखा है, अब ये क्या कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके चारों ओर, तो यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस करेगा, एक फोर्स इन्फ्लुएंस करेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, न्यूटन पर एम्पेयर इंटू मीटर, या फिर बोल सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर।
और करके लिख दीजिएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी दूसरी यूनिट होगी, याद रखना। और मैग्नेटिक फील्ड होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है, देखिएगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड या फिर एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होंगी इसके पास, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगी, इसलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब अदर यूनिट क्या होती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, गोस, याद रखना। और 1 गोस इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, याद रखना। और अगर अदर और यूनिट बोले हम टेस्ला, याद रखना, टेस्ला ऑल्सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बताया है एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड देखो, इसमें कंपास नीडल एक मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस क्या करेगी, एक्सपीरियंस करेगी। देखो एक मैग्नेटिक फील्ड रखा है, इसके पास ये कंपास नीडल ले गए, तो इसने क्या किया, एक मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस क्या किया, एक्सपीरियंस किया, तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जब हम करंट फ्लो करते हैं पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना, तो उस पर एक फोर्स एक्ट करेगा, उसी फोर्स को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना। ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, न्यूटन पर एम्पेयर इंटू मीटर होती है या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों साथ साथ होते हैं इसके। और अदर यूनिट की बात की जाए मैग्नेटिक फील्ड की, वो होगी गोस। 1 गोस इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर के, याद रखना। अगर हम टेस्ला ऑल्सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला भी मैग्नेटिक फील्ड की ही यूनिट होती है, याद रखना। इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, देखो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन अ मैग्नेटिक फील्ड आर दोज इमेजिनरी लाइन, ये क्या होती है, इमेजिनरी लाइन, आर दोज इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूअस एट दैट प्लेस। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ये इमेजिनरी लाइन होती है और ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की उसी स्थान पर, यानी कि उसी प्लेस पर जहाँ से में पास हो रही है। द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट, दीज लाइन्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जो टेंजेंट है ना, हमने ड्रॉ किया है उस पॉइंट से, तो वहाँ से जो लाइन पास हो जाएंगी वे रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, याद रखना। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स बोलते हैं, याद रखना। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, ये म्यूचुअली पैरेलल होगी। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा, यूनिफॉर्म, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेंगी ना वो म्यूचुअली पैरेलल रहेंगी। देखो एक दूसरे के म्यूचुअली पैरेलल है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो म्यूचुअली पैरेलल रहेगी, याद रखना। जो एट न्यूट्रल पॉइंट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। एट न्यूट्रल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, अब आप ये देखिएगा न्यूट्रल पॉइंट होता है क्या है, मैं दिखाता हूँ। ये मैग्नेट है, ये यहाँ पे साउथ है या फिर नॉर्थ साउथ कुछ भी मान लीजिएगा, नॉर्थ है, ये साउथ है। अब किसी भी मैग्नेट के जो एंड्स होते हैं उन पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, तो जो मिडल पॉइंट होता है यानी कि ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इस पॉइंट पर क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होगा, यानी कि नेग्लिजिबल होगा, नाम मात्र होगा, याद रखना।
और किसी भी मैग्नेट को, सपोज करो ये मैग्नेट है, मैंने अभी इसके दोनों एंड पर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके मिडिल पोर्शन पर इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पे इसका कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है। अगर मैं इस मैग्नेट को ब्रेक कर दूं तो क्या होगा, ये दोनों एंड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, ये एक अलग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि इसके पास भी नॉर्थ साउथ पोल हो जाएंगे और इसके पास भी नॉर्थ साउथ पोल हो जाएंगे। याद रखना, अगर ये मैग्नेट है तो इसको मैं कितने पीस में कन्वर्ट कर लूँ, कभी भी ये सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि किसी भी मैग्नेट के पास नॉर्थ खाली नॉर्थ पोल या फिर साउथ खाली साउथ पोल नहीं होगा। तो दोनों ही होंगे। जब भी हम ब्रेक कर देंगे वो नॉर्थ और साउथ ऑटोमेटिकली उस पर क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस कर जाएंगे। याद रखना, उस पर ऑटोमेटिकली ही नॉर्थ और साउथ पोल आ जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या रहेंगी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड की, याद रखना। अगर आउटसाइड की बात कर रहे हैं मैग्नेट से आउटसाइड की जो बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा याद रखना, नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलेंगी और साउथ पोल में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। याद रखना। और अगर हम इनसाइड की बात करेंगे तो इनसाइड से साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाएंगी और हर एक लाइन पैरेलल जाएंगी। याद रखना, पैरेलल टू ईच अदर, तो फिर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी बाद में। याद रखना, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बिकॉज टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन at one point are not possible। याद रखना, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि दो डायरेक्शन एट वन पॉइंट पर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की नहीं होगी। याद रखना इस चीज़ को। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं अभी भी बताया है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो म्यूचुअली पैरेलल रहेगी, यानी कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगी। जस्ट इससे पिछले वाला बताया है अभी। और नेक्स्ट जो डेंसिटी रहेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके, उसकी इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड की होगी तो उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कंपास क्या है, याद रखना, कंपास ये स्मॉल डिवाइस होता है, ये यूज़ करता है या फिर शो करता है डिफ्लेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को ये बताएगा उसी पॉइंट पर। और कंपास को हम दूसरा फ्लोटिंग कंपास भी बोलते हैं। और जब हम इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये ऑलवेज नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाकर के सस्पेंड करेगा। और जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। याद रखना। तो इसी से हम पता करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। इधर जब हम पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे पता करते हैं इस चीज़ का। याद रखना। अब एक बार मैं रिवीजन करा रहा हूँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इसमें क्या होगा, जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो नॉर्थ से साउथ की ओर होगी अगर बाहर की बात की जाएगी। तो अगर अंदर की बात करें इनसाइड की तो वो साउथ से नॉर्थ की ओर होगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? इस कंडीशन में दो डायरेक्शन होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, जो पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये म्यूचुअली पैरेलल होगी, यानी कि इक्वी डिस्टेंस पे होंगी एक दूसरे से। और डेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। कंपास क्या होता है, ये स्मॉल डिवाइस होता है जो शो करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग कंपास भी बोलते हैं। याद रखना, इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देख लीजिएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर है ये सबसे पहले दिया था ओस्टर्न ने 1820 में इसको दिया था। अब देखो ये अनफॉर्चुनेटली ही डिस्कवर हो गया था।
वो कैसे कि ये कंपास नीडल को, एक कंपास को ये किसी वायर के पास, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के पास लेके गया और अचानक से उसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन शो हुआ। तो इसने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो इसने देखा कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है और जब भी उसकी वायर के पास उसको ले जाता था कंपास नीडल को तो उसमें डिफ्लेक्शन शो होता था। तो ऐसे इसकी डिस्कवरी हुई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो याद रखना ये ओस्टेड ने दिया था। इनका जन्म हुआ था 1777 में, यानी कि आप बोल सकते हो कि बोर्न इन 1777, यानी कि 1777 में इनका जन्म हुआ था। ये डेनमार्क में पैदा हुए थे, याद रखना इनका जो जन्म हुआ था डेनमार्क में हुआ था। और तो 1820 में इन्होंने डिस्कवरी की मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इन्होंने देखा क्या कि जब कंपास नीडल को हम पास ले जाते हैं, कंपास नीडल को पास ले जाते हैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के पास, तो उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन, यानी कि तो वो स्टार्ट कर देता है डिफ्लेक्शन। याद रखना किसी भी कंपास नीडल को जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास ले जाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन शो हो जाता है, ये चीज़ है। अब जब इसके जस्ट अपोजिट हमने करंट फ्लो करके देखा है तो उसमें देखा क्या, उसमें भी क्या हुआ, डिफ्लेक्शन रिवर्स हो गया। करंट रिवर्स करने पर डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया, याद रखना। अब क्या होगा, इससे ये क्लियर होता है कि जब हम कंपास मतलब कि जब हम पास करते हैं करंट को किसी कंडक्टिंग वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। याद रखना जो डायरेक्शन है एंड मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दी करंट पर। यानी कि जितना ज़्यादा करंट हम फ्लो करेंगे किसी कंडक्टिंग वायर में उसका मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब मैं एक बार इसका रिकैप करा देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर या फिर कंडक्टर। अब इसमें क्या होता है कि ये ओरस्टेड ने सबसे पहले 1820 में इसको डिस्कवर किया था। ये अनफॉर्चुनेटली ही ऑब्जर्व कर लिया था, जिनका जन्म हुआ था 1777 में, यानी कि 1777 में। अब इन्होंने देखा कि जब किसी कंडक्टिंग वायर के पास हम करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के पास किसी कंपास नीडल को ले जाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन शो हो जाता है। तो यही कह रहा है कि उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दी करंट पर। ये चीज़ है, इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आ करंट थ्रू आ स्ट्रेट वायर या फिर कंडक्टर। तो ये क्या कहता है, जब हम किसी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो वहाँ पे उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, याद रखना। अब ये कहता है दी कंसेंट्रिक सर्कल ऑब्टेन बाय दिस वे आर फील्ड लाइन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन आ स्ट्रेट वायर। ये कह रहा है कि जब हम किसी स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो क्या होगा, उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमें ऑब्टेन हो जाएगा, याद रखना। उसके चारों ओर एक हमें क्या मिल जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, याद रखना। अब जब हम करंट को फ्लो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, सपोज करो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है लेकिन इसमें भी अपोजिट में है डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, याद रखना। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगी। लेकिन जब हम करंट डाउनवर्ड फ्लो करते हैं, यानी कि ये देखो जिस तरीके से इसमें फ्लो किया हुआ है डाउनवर्ड, तो उस कंडीशन में होगा क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगी, याद रखना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल को हम मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, यानी कि कॉर्क स्क्रू रूल। स्क्रू तो जानते होगा, स्क्रू ड्राइवर कि वो कसने वाला पैच, जिसे पैचकस बोलते हैं जिसको। राइट हैंड थंब रूल यानी कि इसको मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। देखिएगा जब भी हम किसी चीज़ को कसते हैं तो ऐसे ही तो कसते हैं ना, ऐसे ही, यानी कि यू लेकर के यू कसते रहते हैं। तो यही रूल है ये, यानी कि जब हम राइट हैंड थंब रूल को इस तरीके से करेंगे, राइट हैंड थंब रूल ये है, तो यही मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है।
तो अगर इसमें ये वायर मैंने पकड़ी हुई है, सपोज करो ये वायर मैंने पकड़ी हुई है इस तरीके से, तो अगर इसमें ये वायर मैंने पकड़ी हुई है तो यानी कि करंट अप से डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर करंट इसमें जा रहा है। तो थंब क्या करेगा, ये डिनोट करेगा डायरेक्शन ऑफ दी, यानी कि शो करेगा डायरेक्शन ऑफ दी इलेक्ट्रिक करंट। एंड जो मेरी फिंगर है, मैंने कर्ल की हुई है फिंगर जो कर्ल की हुई है वे शो करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। तो ये कहता है कि इट स्टेट दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड दी डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है। एंड फिंगर्स, जो ये फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स क्या करती है, शो करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल को मैंने बताया कि इसको कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। याद रखना कि जब हम, ये वायर है, ये राइट हैंड थंब रूल है, तो जब इस वायर में हम वायर को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और डायरेक्शन ऑफ करंट अप से डाउनवर्ड है, नीचे की ओर करंट की डायरेक्शन है, तो यानी कि जो थंब है हमारा ये डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, यानी कि करंट की डायरेक्शन शो करेगा आई की। और जो ये फिंगर है मैंने जो कर्ल की है फिंगर कर्ल की है, तो ये डायरेक्शन शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, जैसे कि डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है। याद रखना। अब मैं एक बार इसका रिवाइज कराता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर या फिर कंडक्टर। ये कहता है कि जब हम किसी कंडक्टर या फिर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर में मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों ओर प्रोड्यूस हो जाएगा जब उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे। और ये कहता है कि द कंसेंट्रिक सर्कल ऑब्टेन, हमें कंसेंट्रिक सर्कल एक ऑब्टेन हो जाएगा जब हम करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। तो वहाँ से हमने क्या मिलेगा, कंसेंट्रिक सर्कल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी में पूछा गया है कि कंसेंट्रिक सर्कल को हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ये किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे तो क्या होगा, हमें वहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल ऑब्टेन हो जाएगा। और याद रखना, जो करंट है अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएंगी। ये दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में करंट होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लेकिन करंट को हम अगर डाउनवर्ड फ्लो कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्लॉकवाइज, इस तरीके से। याद रखना, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल को हम कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, यानी कि मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। देखना, राइट हैंड थंब रूल जो है ये मैक्सवेल ने दिया था, याद रखना इस चीज़ को। तो मैक्सवेल कहते हैं कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर में हम करंट डाउनवर्ड फ्लो करते हैं, यानी कि हमारा जो थंब है वो डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड जो फिंगर है मैंने कर्ल की हुई है ये डिनोट करेंगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। यही राइट हैंड थंब रूल है, यानी कि इसको कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। हम किसी चीज़ को कसते हैं तो ऐसे ही तो कसते हैं, स्क्रू ड्रायर से। तो याद रखना, जब हम पैचकस से किसी चीज़ को कसते हैं ऐसे ही कसते हैं इस डायरेक्शन में, तो इसलिए इसको मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, यानी कि राइट हैंड थंब रूल। बस ये चीज़ है, इसको नोट कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रख देखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यह है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, यानी कि किसी सर्कुलर लूप के थ्रू जब करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। देख लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे सर्कुलर लूप बनाया है। इसमें जो जब मैंने करंट की डायरेक्शन, मतलब कि करंट इस तरीके से फ्लो किया है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इस तरीके से एक अलग ही पैटर्न बना लिया है। किसने, मैग्नेटिक फील्ड ने। देखिएगा, मेरे पास कुछ अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है जिससे मैं आपको क्लियर दिखाऊं, लेकिन मैंने जस्ट बनाया है ये चीज़। देखिएगा मैंने क्या काम किया है, ये सर्कुलर लूप बनाया है मैंने। करंट की डायरेक्शन ये रखी है, ये करंट की डायरेक्शन है आई। अब ये करंट की अगर डायरेक्शन है तो याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके से बनेगी। थंब किसको डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है और जो मेरी फिंगर है ये कर्ल कर रही है किसको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल कर रही है। तो याद रखना, जो ये डायरेक्शन हुई करंट की, ये डायरेक्शन करंट की हुई,
तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस तरीके से सर्कुलर टर्न लेता हुआ जाएगा, याद रखना। और जब इस साइड आएंगे तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर करंट की डायरेक्शन ये हुई डाउनवर्ड तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके जस्ट अपोजिट होगा। देखिएगा तो टर्न, सर्कुलर टर्न क्या होगा, इनसाइड से अंदर से बाहर की ओर आएंगे। याद रखना, ये सिंपल सा डायग्रामेटिक तौर पे मैंने दिखाया है आपको। करंट की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनेगा, अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो अंदर को कर्ल होकर के करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, याद रखना। अब यहाँ पे डायग्राम में किस तरीके से है, जब हम किसी सर्कुलर लूप में या फिर कंडक्टर वायर में, सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टर वायर में हम क्या करेंगे, करंट को पास करेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर लूप से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या है, एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सर्कुलर लूप, इसके हर एक पॉइंट पर जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। याद रखना, वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड। बिकम लार्जर एंड लार्जर एज मूव अवे फ्रॉम दी वायर। जैसे जैसे वायर से दूर जाएंगे तो क्या होगा, वो सर्कल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का बड़ा होता चला जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस सर्कल्स वुड अपीयर अ स्ट्रेट लाइन। जो सर्कल है ये बनाया हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह हमें अपीयर होता है। सो द लाइन नियर ऑफ द सेंटर ऑफ लूप आर ऑलमोस्ट स्ट्रेट। जो सेंटर के पास होगी ना लाइन, जो सेंटर के पास होगी लाइन, यानी कि वो ऑलमोस्ट हमें स्ट्रेट दिखाई देगी। देखो ये लाइन हमें स्ट्रेट दिखाई दे रही है, स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। लेकिन अगर जैसे जैसे हम सेंटर से अवे फ्रॉम जाएंगे तो ये कर्ल होती चली जाएगी। यही ये दो पॉइंट इसको क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। ये कह रहा है कि जो सेंटर है इस सर्कुलर लूप का, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो परपेंडिकुलर होगा। देख लीजिएगा, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये डला है, परपेंडिकुलर होगा, 90 का एंगल बनाएगा, तो यानी कि ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ करंट। अगर जैसे जैसे हम स्ट्रेंथ करंट की इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी, या फिर फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। याद रखना, द कंडक्टिंग वायर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड इट इंक्रीज। यानी कि जैसे जैसे हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, तो क्या होगा, कंडक्टिंग वायर के अंदर तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे हम क्लोज आते जाएंगे, जो स्ट्रेंथ है ना मैग्नेटिक फील्ड की, वो इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। याद रखना। अब फिफ्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ पॉइंट और सिक्स्थ पॉइंट दोनों। व्हेन द नंबर ऑफ टर्न इन लूप इंक्रीज देन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टर्न, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न आएंगे तो क्या हो जाएगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इंक्रीज हो जाएंगी। याद रखना, कोयल में जितने भी ज़्यादा नंबर ऑफ कोयल्स टर्न करते चली जाएंगी, उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ या फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइन वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ़ देयर इज सर्कुलर कोयल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हमारे पास कोई सर्कुलर वायर है या फिर सर्कुलर लूप है तो उसमें n नंबर ऑफ टर्न है, यानी कि n नंबर ऑफ टर्न है, जो हम घुमावदार दे रखे हैं उनको n नंबर ऑफ टर्न बोलते हैं। द फील्ड प्रोड्यूस इज n टाइम। तो याद रखना, फील्ड भी n टाइम ही प्रोड्यूस होगा। अगर सर्कुलर में n नंबर ऑफ कोयल कितने हैं, नंबर ऑफ कोयल ऑफ टर्न कितने हैं, n है, तो जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी n टाइम ही होगा। एज लार्ज एज दैट द करंट इन ईच सर्कल टर्न हैज़ द सेम डायरेक्शन। अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगा एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड्स अप। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बन रही है वो क्या हो जाएंगी, वे नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। जस्ट ईच फील्ड
क्या हो जाएंगे, टर्न्स जस्ट एड अप। तो यानी कि वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। याद रखना, इसको जब 2-3 बार आप पढ़ोगे और लिख के ट्राई करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आ जाएगा। याद रखना। अब एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। जब हम किसी सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करते हैं, ये करंट की डायरेक्शन है, तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों ओर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको रिवाइज करोगे तो ये हो जाएगा। याद रखना, मैंने आपको बताया है ये इससे बताया है कि जब हम करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसमें जब हम करंट फ्लो करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल से, तो ये अंदर की ओर को कर्ल होते चले जाएंगे, जैसे कि वहाँ पे डायग्राम में दिखाई दिया है। करंट इस तरीके से फ्लो होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स इस तरीके से चले जाएंगे। ये मैंने डायग्रामेटिक तौर पे बनाया था, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ वायर नहीं था जिसको मैं मोड करके दिखा सकूं, तो बस मैंने 3D में यहाँ पे इस तरीके से दिखाया था। 3D तो नहीं बोल सकते, 2D है। अगर कोई भी चीज़ प्लेन पे बनी हुई है, सपोज करो बोर्ड वगैरह या फिर कागज़ वगैरह पे बनी हुई है, तो समझो 2D में होगी, 3D में नहीं होगी। 3D में मैं खड़ा हूँ आपके सामने, 3D में ये है, तो इस टाइप की चीज़ें 3D में होती है। याद रखना। तो इसको जब आप रिवाइज करोगे बार बार तो ये हो जाएगा। और याद रखना, इसको आप जब लिख करके ट्राई करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आ जाएगा। इतना कोई इसमें कोई सैटेलाइट लॉन्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ईजी है, जब 2-3 बार इसको लिख के ट्राई करोगे। याद रखना, इसमें 5th और 6th पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको वैसे भी पता है कि अगर हम जब उसमें मतलब कि नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट इंक्रीज करेंगे, मतलब कि करंट अगर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिंग वायर में, ये तो आपको पता है कि जैसे कि हम इंक्रीज कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ करंट की किसी कंडक्टिंग वायर में, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। याद रखना, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। या तो इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनोइड। तो जब ये सोलेनोइड है, जब हम किसी सोलेनोइड में बोल दो या फिर किसी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट हो जाता है। तो याद रखना, सोलेनोइड क्या होता है, यही एक सोलेनोइड है, करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब देखिएगा, हमने अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न, ये देखो ये एक कॉइल है जिसमें काफ़ी सर्कुलर टर्न इस पर लिपटे हुए हैं। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है जो हमने क्या किया, एक सिलेंडर शेप स्ट्रक्चर या फिर मटेरियल पर उसको लपेटा हुआ है। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइड बोलेंगे। यही सोलेनोइड कहलाएगा। कब, जब हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को सर्कुलर टर्न में उसके ऊपर रैप कर देंगे, यानी कि लपेट देंगे उसको, और उसमें करंट फ्लो करेंगे, तो वो एक सोलेनोइड की तरह बिहेव करेगा। याद रखना। अब क्या करते हैं, देखो इसको मैं 3D में दिखाना चाहूँगा। मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, देखो ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बनाया है, एक नमूना टाइप का आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए। जस्ट वेट। तो ये रहा, ओह सॉरी, ये रहा, इसको उठा, इसको इधर रख देता हूँ। हाँ, तो ये चीज़ है, ओह शिट, इसको जेमे कर लेता हूँ। ये देखिएगा। अब देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर मैंने इसके ऊपर रैप कर दिया है। और याद रखना, इस डायरेक्शन में करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। इसमें देखो ये दिखा रखा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। अब इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और घूमता हुआ इस डायरेक्शन से निकल आएगा। ये मैंने दिखाया है एक 3D मॉडल, किसका, सोलेनोइड का। मैंने इंसुलेटेड कॉपर वायर एक सिलेंडर शेप स्ट्रक्चर पर मतलब कि क्या कर दिया, रैप कर दिया, और जब इसमें हम करंट फ्लो करेंगे तो ये एक सोलेनोइड की तरह बिहेव करेगा। ये ए टर्मिनल है किसी भी सिलेंडर से, जो सिलेंडर शेप मटेरियल है उसका, और ये बी टर्मिनल है। याद रखना, ए टर्मिनल और बी टर्मिनल। इससे मैंने क्या किया, इसमें करंट फ्लो किया, और जो वायर है वो कॉपर की, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, वो रैप कर दी है हमने इस सिलेंडर पर, मतलब कि इस सिलेंडर शेप
स्ट्रक्चर पर, और इसमें जब हम करंट फ्लो करेंगे तो ये बिहेव करेगा एज अ सोलेनोइड। याद रखना, अगर हम इफ फेरोमैग्नेटिक मेटल इज प्लेस्ड इन एज अ कोर इनसाइड दी सोलेनोइड, याद रखना इफ अ फेरोमैग्नेटिक मेटल है, अगर उसको हम एज अ कोर मान करके सोलेनोइड के अंदर रख दे, इस सोलेनोइड के अंदर, सपोज करो इस सोलेनोइड के अंदर हमने वो ये है सोलेनोइड के अंदर हमने क्या किया, ये फेरोमैग्नेटिक मेटल है, सपोज करो ये रख दी इसके अंदर, तो क्या होगा, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगी और ये बिहेव करेगी एज अ बार मैग्नेट, जैसे कि ओरिजिनल बार मैग्नेट होती है उसकी तरह बिहेव करेगी। अगर मैं फेरोमैग्नेट एज अ कोर इसके अंदर इनसाइड इसको क्या कर दूँ, प्लेस कर दूँ, याद रखना इस चीज़ को। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आई होप आपको ये 3D मॉडल समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो अच्छा है, मैंने बनाया बस चलते फिरते, कुछ और मटेरियल था ही नहीं मेरे पास। इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार और मैं रिवाइज करा रहा हूँ इस चीज़ को, याद रखना। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनोइड, यानी कि हम अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, तो वो रैप कर दिया हमने सिलेंडर शेप्ड स्ट्रक्चर पर, जिसको हम सोलेनोइड कहते हैं। याद रखना, ये सिलेंडर शेप स्ट्रक्चर है, इस पे हमने क्या किया, इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दिया, और जब इसमें हम करंट फ्लो करेंगे तो ये बिहेव करेगा एज अ सोलेनोइड, याद रखना। तो ये मैंने यहाँ पे 3D मॉडल बना करके भी दिखाया है, याद रखना। इधर से करंट जा रहा है और इधर से करंट आ रहा है, जब करंट फ्लो करेंगे तो ये एक सोलेनोइड की तरह बिहेव करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया है कि जो फेरोमैग्नेटिक मेटल है, सपोज करो ये फेरोमैग्नेटिक मेटल है एज अ कोर, मैंने इनसाइड प्लेस कर दिए किसके, सोलेनोइड के, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और बिहेव करेगा एज अ बार मैग्नेट, जैसे कि ओरिजिनल बार मैग्नेट होती है उसकी तरह ही ये बिहेव करेगा, याद रखना। अब इसको नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब ये हमारा क्या कहता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड दी सोलेनोइड, वो क्या होती है, एकदम पैरेलल फॉर्म में होगी, यानी कि पैरेलल स्ट्रेट लाइन फॉर्म में होगी। देखो, इनसाइड दी मैग्नेटिक फील्ड या फिर इनसाइड दी सोलेनोइड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो एकदम स्ट्रेट होंगी, स्ट्रेट लाइन में होंगी। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि इनसाइड दी सोलेनोइड, यानी कि इनसाइड दी सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, याद रखना वो यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म, ये देखिएगा, यूनिफॉर्म होने का मतलब है सभी पॉइंट पर इनसाइड दी सोलेनोइड, हर एक पॉइंट पर इनसाइड दी सोलेनोइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम हो जाएगी, याद रखना। पहला पॉइंट ये कहता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड दी सोलेनोइड होगी तो वो स्ट्रेट लाइन में होगी, तो इससे इंडिकेट होता है ये कि इनसाइड दी सोलेनोइड तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो एनी पॉइंट या फिर एवरी पॉइंट आर सेम, यानी कि सेम होने का मतलब है एवरी पॉइंट पर यूनिफॉर्म हो जाना, उस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, जो इंटेंसिटी होती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर करंट कैरिंग सोलेनोइड, वो डिपेंड करती है उसकी डिफरेंट सिचुएशन पर। इससे पहले मैं आपको सोलेनोइड को समझाता हूँ, याद रखना। मैंने एक 3D मॉडल बनाया है, उसी को मैंने एक्सप्लोर किया है, मतलब कि उसी को और थोड़ा मॉडिफाई किया है जो मैंने पहले बना करके दिखाया था यहाँ पे, तो उसको देख लीजिएगा। ये देखिएगा, मैंने इसी मॉडल को बनाया है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और जो इसमें ये कोर लगी हुई है ना, ये मटेरियल बिहेव करता है एज ए बार मैग्नेट। तो याद रखना, उसकी जगह पे हम इसको लेते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं, तो इससे ये मेटल क्या होगा, ये कोर मटेरियल बिहेव एज अ बार मैग्नेट शो करेगा। ये लो, मैंने दोनों साइड लगा दिया। अब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब करंट याद रखना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो ये नंबर ऑफ टर्न है, ये देखो नंबर ऑफ टर्न है,
इसमें से करंट होता हुआ जाएगा और क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये बिहेव करने लग जाएगा सोलेनोइड की तरह। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड, जो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है इमेजिनरी लाइन, वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो एज ए इस तरीके से मैंने नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाया है एज ए जैसे कि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो इस तरीके से याद रखना, अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो इसमें से क्या होगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। तो वो क्या करेगा, जब इसमें हम करंट फ्लो करेंगे तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, यानी कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो वो होगा क्या, इनसाइड द सोलेनोइड एवरी पॉइंट, इनसाइड द सोलेनोइड एवरी पॉइंट सेम होगा। मैग्नेटिक फील्ड याद रखना सेम होगा, इसका मतलब है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द सोलेनोइड, याद रखना। अब यहीं पर बताया गया है कि जो इंटेंसिटी होती है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, वो डिपेंड करती है डिफरेंट सिचुएशन पे, किस पे, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन सोलेनोइड। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट हम सोलेनोइड के अंदर फ्लो करें, तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगी ये, याद रखना। अब दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला है कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप इन दी सोलेनोइड, यानी कि ये डिपेंड करेगी इस पर, ये नंबर ऑफ टर्न, ये है नंबर ऑफ टर्न, यहाँ पर याद रखना ये नंबर ऑफ टर्न है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न इस तरीके से लिपटे हुए होंगे, वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ शो करेगा, वो उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, याद रखना। अब थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है, जो मटेरियल है ऑफ कोर यूज इन अ मेकिंग सोलेनोइड, जिस मटेरियल का सोलेनोइड बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप के मटेरियल का सोलेनोइड बना हुआ है हमारा। जितना अच्छा, मतलब कि बोल सकते हैं कि अगर कंडक्टिंग वायर है या फिर कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, तो गुड कंडक्टर होगा, उसमें से करंट ईजिली फ्लो हो जाएगा, और जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, याद रखना, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। ये रही। अब नोट करके मैंने पॉइंट बताया, सॉफ्ट आयरन रोड इज़ यूज्ड एज कोर। जो सॉफ्ट आयरन रोड है ना, देखो ये रही सॉफ्ट आयरन रोड, कोर रोड, ये यूज होती है एज अ कोर इन अ सोलेनोइड बिकॉज इट प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। यानी कि सॉफ्ट आयरन रोड को एज अ कोर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगी, इस वजह से। आई होप आपको अच्छा समझ में आया है, तो अच्छी बात है, लाइक कीजिएगा। मैंने मेरे पास यही अभी के लिए था, मैंने इसी से आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया, देखिएगा ये है। तो ये और ये देखो, ये कि मटेरियल है जो बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह। अब इसको इस मतलब कि इस कोर को हमने इनसाइड प्लेस कर दिया किसके, सोलेनोइड के, जिससे क्या होगा, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। और ये जो है ये एन नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उसमें से हम जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ इसमें टर्न होंगे और उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो याद रखना, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा सोलेनोइड के अंदर, वो होगा स्ट्रेट लाइन। सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो सोलेनोइड है ना, सोलेनोइड के अंदर एवरी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा सेम। मैग्नेटिक फील्ड सेम रहने का मतलब है वो यूनिफॉर्म रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मतलब ये स्ट्रेंथ, मतलब उसकी पावर। जो मैग्नेटिक फील्ड की पावर है वो डिपेंड करती है सोलेनोइड के अंदर कुछ फैक्टर पर।
पहला कौन सी, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द सोलेनोइड, कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम करंट फ्लो कर रहे हैं। देखिएगा, अगर हम जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे सोलेनोइड के अंदर तो उतना ही ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, याद रखना। और दूसरा जो डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ टर्न, यानी कि इस पर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी। थर्ड, मटेरियल ऑफ द कोर, जो मटेरियल है जिसकी कोर बनी हुई है उस पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा यहाँ पे अच्छा मटेरियल होगा यानी कि गुड कंडक्टर होगा तो उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सोलेनोइड के अंदर, याद रखना। और एक नोट करके बताया है, सॉफ्ट आयरन रोड जो होती है वो यूज की जाती है एज अ कोर के रूप में सोलेनोइड के अंदर। वो इसलिए क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है जिसको हम मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। तो बस इस तरीके से है, इसको देख करके समझ लीजिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है करंट्स पर। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न पर, जितना ये नंबर ऑफ टर्न होंगे ये उतने ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा है मटेरियल पर, कि सोलेनोइड हमने किस मटेरियल का बनाया है, उसमें किस टाइप का मटेरियल यूज़ किया है ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो सके, याद रखना। तो इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, देख लीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट है, याद रखना, इसको हम टेम्परेरी मैग्नेट भी कहते हैं। जब हम करंट फ्लो करेंगे ये तभी ही प्रोड्यूस होता है, इससे मैग्नेट तभी प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं। देखो, एन मैग्नेट या फिर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। याद रखना, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तभी ये प्रोड्यूस होगा, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैंने बताया कि ये टेम्परेरी मैग्नेट कहलाती है, याद रखना। टेम्परेरी इसलिए क्योंकि जब तक करंट फ्लो करेंगे तब तक ही ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रक्चर है। देखो, इसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और करंट फ्लो किया है तो ये बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। फैक्टर क्या क्या है जो स्ट्रेंथ इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की? पहला, नंबर ऑफ कॉयल या फिर टर्न। जितने ज़्यादा टर्न इसमें लाए जाएंगे या फिर जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कॉयल्स होंगी तो उस पर डिपेंड करेगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ होगी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉयल या फिर टर्न्स होंगे। याद रखना, स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेट की उतनी ही ज़्यादा होगी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉयल होंगे या फिर नंबर ऑफ टर्न होंगे। क्यों? उसमें उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉयल, यानी कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यानी कि स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेट की उतनी ज़्यादा होगी। थर्ड पॉइंट, द लेंथ ऑफ द मेटेलिक कोर। लेंथ मेटेलिक कोर की जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा? प्रोड्यूस होगा, यानी कि जो स्ट्रेंथ हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, याद रखना। अब नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। एप्लीकेशन का मतलब है कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन माइक्रोफोन, याद रखना, डायनामोज, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक मोटर को में यूज़ किया जाता है एज अ फोर्स जनरेट करने के लिए। अब आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक मोटर, जो जनरेटर होते हैं शादी वगैरह में जो जनरेटर होते हैं उन पे डायनामोज लगी होती है, मोटर लगी होती है। जैसे वो घूमती है जनरेटर की वजह से तो वो क्या करेगा, वहाँ पे पिछली साइड इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगी, जिसके कारण शादी में ट्यूबलाइट वगैरह नाइट में जलती है। अब नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन कंप्यूटर हार्डवेयर और या फिर मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर हार्डवेयर और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में भी यूज़ किया जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का। नेक्स्ट, बुलेट ट्रेन। देखो, बुलेट ट्रेन ऑल्सो रन ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो बुलेट ट्रेन हो ना, इतनी हाई स्पीड पे वो मूव करती है, वो इसलिए करती है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट
फोर्स जनरेट हो जाता है, यानी कि जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो ज़्यादा होगी, जिसके कारण बुलेट ट्रेन हाई स्पीड से मूव करती है, याद रखना। नेक्स्ट, जो मेडिकल टेक्निक होती है या फिर इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि एमआरआई का मतलब होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होगा, जो मेडिकल टेक्निक होती है या फिर इक्विपमेंट होते हैं, MIR CT स्कैन वगैरह जो डॉक्टर के होता है, तो उसमें भी हम इसी का यूज़ करते हैं। इसका इतना ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, अगर उस कमरे के पास या गेट पर जब ये मशीन ऑन हो, अगर आप सिलेंडर भी ले जा रहे हैं ना, तो आपको सिलेंडर से सीधी मशीन अपनी ओर खींच लेगी। इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है मेटेलिक चीज़ों को लेकर के, याद रखना। अब मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो ये तभी क्या करेगी, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, और ये टेम्परेरी मैग्नेट होती है, याद रखना। ये है सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब फैक्टर इफेक्टिंग क्या होती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट? पहला जो इफेक्ट होगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होगा नंबर ऑफ कॉयल एंड टर्न। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉयल या टर्न होंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। स्ट्रेंथ का मतलब उसकी पावर होगी। सेकंड, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की। थर्ड, लेंथ ऑफ दी मेटेलिक वायर। सपोज करो ये लेंथ है इसकी, इस पर नंबर ऑफ टर्न लिपटे हुए हैं, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी नंबर ऑफ टर्न लिपटे हुए होंगे, तो क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। एप्लीकेशन क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की? इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज़ करते हैं माइक्रोफोन्स में, डायनामोज में, इलेक्ट्रिक बेल में, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह, इन सभी में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, जो हम चिप वगैरह यूज़ करते हैं उसमें भी हम इसी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हमारे जो बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन भी इसी फिनोमेनन पर ही अपना वर्क परफॉर्म करती है, यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा उतनी ही स्पीड से बुलेट ट्रेन क्या होगी, मूव कर जाएगी। नेक्स्ट, जो मेडिकल टेक्निक होती है या फिर इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि MIR CT स्कैन जो होता है, उसमें भी हम इसी का ही यूज़ करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही वहाँ पे यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, याद रखना। इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपको ये सिंपल सा मेथड आपको समझ में आया होगा। देख लीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, याद रखना। यहाँ पे मैंने दिखाया है, जब फोर्स एक्ट करता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो याद रखना ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो फोर्स होता है ना, ये वैसे ही मैंने बताया लेकिन समझने के लिए काफ़ी अच्छा है। जो फोर्स होता है ना वो एक्सर्ट करता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, लेकिन तब जब वो किस में रखा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में। याद रखना, जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स एक्ट करेंगे तो वो तभी एक्ट होगा जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे। तो डायग्राम क्या बता रहा है, याद रखना, ये हॉर्सशू मैग्नेट है और हमेशा जो करंट चलेगा ना पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है। पॉजिटिव टर्मिनल से कॉइल से होता हुआ करंट किस पे गया, रोड पे गया, और जब रोड पे करंट गया तो उसमें क्या हुआ, एक फोर्स एक्सर्ट करा, और जो फोर्स एक्सर्ट करेगा ना वो परपेंडिकुलर करेगा। याद रखना, ये रोड है, इसके परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट किया, और ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की ओर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसके परपेंडिकुलर हमेशा फोर्स एक्सर्ट करेगा। और तो यहाँ से जब करंट जाएगा परपेंडिकुलरी तो वो नेगेटिव टर्मिनल पर चला जाएगा। याद रखना, तो इससे क्या होगा, जब इसमें हम करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। याद रखना, देखो तो यहाँ से दो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला पॉइंट कह रहा है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो जो फोर्स है ना, जो फोर्स लग रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पर, वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है करंट, अगर करंट चेंज कर दिया, चेंज, तब फोर्स
ऑल्सो चेंज। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर करंट चेंज कर दिया तो करंट का मतलब है आई, अगर करंट चेंज कर रहे हैं तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। याद रखना। दूसरा पॉइंट कह रहा है इफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड बाय द रिवर्सिंग ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट हम जब रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स गेट ऑल्सो चेंज। याद रखना, अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तब भी फोर्स चेंज हो रहा है, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर रहे हैं तब भी हमारा फोर्स चेंज हो रहा है। यानी कि करंट चेंज करने पर जो फोर्स है वो चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने पर भी फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि दोनों कंडीशन में फोर्स चेंज होगा। तो इससे कंक्लूजन निकलता है, इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि जो करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स है, ये हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इनमें एक एंटीमेट रिलेशनशिप तो कुछ ना कुछ इनके बीच में बनता है, वो याद रखना, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से, यानी कि 90 के एंगल पर प्रेजेंट होंगे अलग अलग डायरेक्शन में। अब मैंने 2 नोट्स लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जब हम मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करेंगे ना कंडक्टर पर, वो केवल और केवल परपेंडिकुलर जब होगा। सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और जब अगर हमें इसमें मतलब कि मैक्सिमम फोर्स लेना है तो जो फोर्स है ना मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये फोर्स की डायरेक्शन देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही और फोर्स की डायरेक्शन ये रही, तो ये एक दूसरे से 90 का एंगल बना रहे हैं। तो याद रखना, अगर हम मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो वो परपेंडिकुलर कंडीशन में ही करेंगे, लेकिन मिनिमम फोर्स या फिर नो फोर्स एक्सर्टेड व्हेन बोथ आर पैरेलल। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल है और मैंने इस पर जो फोर्स है वो भी पैरेलल कर दिया, तो उस कंडीशन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है, इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसको एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो फोर्स तभी एक्ट करता है करंट कैरिंग कंडक्टर पर जब हम उसमें क्या करेंगे, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। याद रखना, जो डायरेक्शन होती है करंट की, अगर हम उसे चेंज करें तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने पर भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है, चेंज हो रही है। यानी कि दोनों कंडीशन में करंट चेंज करने पर भी डायरेक्शन चेंज होती है फोर्स की, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने पर भी क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट की, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करने पे भी करंट की डायरेक्शन, याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करने पे भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि जो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। याद रखना, और जो मैक्सिमम फोर्स हम गेन करेंगे वो किस में करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे, जब अगर हम मैक्सिमम फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स हमें तभी मिलेगा जब हम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी कि मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड ऑन कंडक्टर ओनली व्हेन इट इज परपेंडिकुलर। जब कोई कंडक्टर परपेंडिकुलर प्रेजेंट होगा तभी हमें मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, याद रखना। लेकिन जब कोई कंडक्टर पैरेलल होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस कंडीशन में कोई भी फोर्स हमारे पास नहीं होगा। याद रखना। मैंने 2 नोट्स बताए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड ऑन कंडक्टर ओनली व्हेन इट इज परपेंडिकुलर। याद रखना, मैक्सिमम फोर्स तभी एक्सर्ट करेगा जब क्या होगा, जो कंडक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ये याद रखना है, ये कंडक्टर रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, तो इस कंडीशन में फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। और याद रखना, मिनिमम फोर्स एक्सर्टेड या फिर नो फोर्स एक्सर्टेड व्हेन कंडक्टर एंड
मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल, यानी कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल होंगे तो उस कंडीशन में कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसका एक बार रिवाइज कराता हूँ, रिकैप कराता हूँ। याद रखना, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना फोर्स एक्सर्ट तभी करेगा किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएंगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने पर भी फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, वो चेंज हो जाएगी। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट होता है और फोर्स, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। याद रखना, और मैक्सिमम फोर्स हमें तभी मिलेगा जब कंडक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। लेकिन मिनिमम फोर्स हमें कब मिलेगा, या फिर कोई भी फोर्स नहीं एक्ट करेगा जब कंडक्टर पैरेलल होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी पैरेलल होगा। उस कंडीशन में हमें कोई भी फोर्स नहीं मिलेगा। ये दो नोट्स मैंने लिखवाए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये डायग्राम नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये नोट्स देख लीजिएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, देखिएगा। जब हम मतलब कि जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट कैरिंग कंडक्टर पर, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही हम उसको डिटरमाइन करते हैं। याद रखना, ये रूल, इसके स्टेटमेंट क्या है देख लीजिएगा। जब हम स्ट्रेच करेंगे थंब को, तो फिंगर एंड मिडल फिंगर, फोर फिंगर ये एंड मिडल फिंगर ये और थंब, ये क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। याद रखना, थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आपको दिख रहा होगा। थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब है 90 का एंगल बनेगा इन सभी के बीच में, लाइक दैट। अब देख लीजिएगा इसके स्टेटमेंट क्या है। जो थंब है ना, वो पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स, यानी कि ये थंब है जो ये डायरेक्शन ये पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स की। याद रखना, ये थंब फोर्स की डायरेक्शन को डिफाइन करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को। और नेक्स्ट फोर फिंगर जो है, फोर फिंगर का मतलब है ये वाली फिंगर, ये फिंगर जो होती है फोर फिंगर है ये, तो ये किसको डिफाइन करेगी, ये डिफाइन करेगी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को। याद रखना, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेगी। एंड मिडिल फिंगर ये डिनोट करेगी डायरेक्शन ऑफ दी इलेक्ट्रिक करंट। याद रखना, अब इस तरीके से मैंने बनाया है इस रूल को। तो याद रखना, जो थंब है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और फोर फिंगर सामने वाली मैग्नेटिक फील्ड बी को रिप्रेजेंट करेगी, और जो मिडिल फिंगर है तो ये करंट आई को, जो फोर्स है वो हमेशा क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि थंब की डायरेक्शन में होगी, और जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, और करंट आई वो क्या होगा, मिडिल फिंगर शो करेगा। तो ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, यही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। याद रखना। अब मैं इसको बना करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिएगा। ये हमारे पास 3 मार्कर है, मार्कर्स से। अब हम क्या करेंगे, हम इनको स्ट्रेच करेंगे। हमारे पास ये 3 मार्कर्स हैं, हम इनको थोड़ा इस तरीके से वो करेंगे कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। ये लो, अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस साइड से देखोगे 90 का एंगल, इस साइड से देखोगे 90 का एंगल, इस साइड से देखोगे 90 का एंगल। तो यानी कि तीनों साइड से देखने पर 90 का ही एंगल बनाएंगे। इसी को बोलते हैं क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैं एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये कहता है कि जो थंब है वो डायरेक्शन शो करेगा फोर्स की, एंड फोर फिंगर जो है वो डायरेक्शन शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की, एंड जो मिडिल फिंगर है ये डायरेक्शन शो करेगा किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। तो ये क्या होंगे, तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। फोर्स, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब है 90 का एंगल बनाना। कोई से भी देख लीजिएगा 90 का एंगल बनाएगा, 90 का एंगल बनाएगा, ये देख लीजिएगा 90 का एंगल। तो याद रखना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब ही ये है कि वो 90 का एंगल शो करेगा। इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देख लीजिएगा, मैंने 2 टॉपिक को लगातार यहाँ पे एक साथ में समझाया है। प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर और फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर
प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी कंडक्टर को या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर एक फोर्स लगता है जो होता है BIL sin थीटा, उसके बारे में बात करूँगा। और जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इसी को हम बायो-सेवार्ट्स लॉ भी कहते हैं। देखो, बायोट एंड सेवार्ट ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया था, बायो-सेवार्ट्स लॉ। तो यहाँ पे एक वायर है जिसमें I एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि I एम्पेयर करंट उसमें फ्लो हो रहा है। हमने उसका स्मॉल डेल्टा L क्या कर लिया, एक पीस ले लिया, उससे किसी P पॉइंट पर हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया या फिर करेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग होगा क्या, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करेगा किस पर। तो याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि B, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें जो करंट फ्लो रहा है उसके, एंड उसकी जो लेंथ है, हमने कितनी कटिंग की है उसकी स्मॉल लेंथ के और उसके एंगल के साइन थीटा के, और उसकी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि उसकी डिस्टेंस वो कितनी डिस्टेंस पे रखा गया है। तो इनको अगर हम मिक्स कर देंगे, ये चारों के चारों फैक्टर अगर हम मिक्स कर देते हैं, तो वहाँ से बनते हैं B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IDL साइन थीटा या फिर I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई। याद रखना, जो म्यू नोट अपॉन 4 पाई होता है इसकी वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसकी वैल्यू होते हैं म्यू नोट अपॉन 4 पाई की 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, याद रखना। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं F = BIL sin थीटा। तो वो फॉर्मूला ये है। तो हमने क्या किया, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया और उस पर एक फोर्स लग रहा है F, जिसको हम BIL sin थीटा कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग होगा क्या, यहाँ पे जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, एंड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसमें कितना करंट I फ्लो हो रहा है, एंड थर्ड जो फोर्स है उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा कि वो कंडक्टर उसकी लेंथ क्या है, और जो फोर्स है फोर्थ फैक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के, कि उसके बीच में किस टाइप का एंगल बना हुआ है। तो जब इनको हम इंटरमिक्सिंग कर देंगे या फिर मिक्स कर देंगे तो वहाँ पे बनता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल BIL sin थीटा। तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं वहाँ पे लगता है एक कांस्टेंट K। तो याद रखना K क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू हम रखेंगे 1। तो जब हम यहाँ पे 1 कर देंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट निकल के आ जाएगा BIL sin थीटा, याद रखना। अब अगर फोर्स हमें मैक्सिमम चाहिए, फोर्स मैक्स चाहिए, तो उस टाइम हम थीटा क्या करेंगे, 90 रख देंगे। अगर फोर्स हमें मिनिमम चाहिए तो उस टाइम हम थीटा रख देंगे 0 डिग्री, तो हमारा फोर्स मिनिमम आ जाएगा। अब एक बार और देख लीजिएगा, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इसी को हम बायो-सेवार्ट्स लॉ कहते हैं। बायो-सेवार्ट ने क्या काम किया, यहाँ पे एक वायर ली और उसमें I करंट फ्लो किया, और उसकी जो स्मॉल लेंथ डेल्टा L उसने कट किया, वहाँ से P पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा जहाँ पे हमें वो फाइंड आउट करना है। यहाँ से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P होगा जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो याद रखना, यहाँ से इसके अकॉर्डिंग बायो-सेवार्ट के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा L यानी कि चेंज इन लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम। जब हम इनको मिक्स कर देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा B प्रोपोर्शनैलिटी I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई लग जाता है I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा निकल के आया है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। लेकिन मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, म्यू नोट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है 10⁻⁷,
न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। और फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है जो होता है BIL साइन थीटा। वो किस तरीके से आया है, तो इसने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया और उसमें एक क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जिस पे एक फोर्स लग रहा है और उसकी लेंथ L है एंड एंगल थीटा है, करंट I है। तो वो जब हम मिक्स कर देंगे तो वहाँ से निकल के आ जाएगा BIL साइन थीटा। अगर हमें मैक्सिमम चाहिए फोर्स तो थीटा इज इक्वल टू 90, अगर मिनिमम चाहिए तो 0 रख देंगे थीटा। तो ये हमारा है, इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और बेसिकली अगर रियल लाइफ में इसको देखें तो देखो जो फैन होते हैं, फैन में इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई होती है, ग्राइंडर में, मिक्सर, इन सभी में, इवन दैट वॉशिंग मशीन तक, इनमें सभी में क्या होता है, मोटर लगी होती है जिसके कारण वो रोटेट करते रहते हैं। याद रखना जो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। याद रखना ये है इलेक्ट्रिक मोटर जो हमने डायग्राम बनाया है। एक्चुअल में ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे ABCD ये एक कॉइल है जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं। याद रखना इसको हम आर्मेचर बोलेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर की। मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका प्रिंसिपल देखते हैं। याद रखना प्रिंसिपल क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जो रखी जाती है मैग्नेटिक फील्ड में। और जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे इस पर एक्ट करेगा एक फोर्स जो इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा इसी की एक्सिस पर, इसी की खुद की एक्सिस पर इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। याद रखना मैंने बताया है कि ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो रखी रहती है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। और इस पे ना इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें फ्लो किया जाता है तो ये रोटेट करने की कोशिश करती है। इस पे एक फोर्स लगेगा जो उसको रोटेट करने की कोशिश करेगा उसी की ही एक्सिस पर। याद रखना वो किस तरीके से करेगा मैं दिखाता हूँ। मैंने एक सिंपल सा ही जुगाड़ बनाया है आप लोगों को रियल एग्जाम्पल दिखाने के लिए। तो आ गया हमारा टेन। इस तरीके से लग रहा है जिस तरीके से सफाई करने वाला या फिर हेलीकॉप्टर टाइप शू। तो चलो देखते हैं। जब हम याद रखना रेक्टेंगुलर कॉइल, सपोज करो ये रेक्टेंगुलर कॉइल ही है। अब ये रख दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड में, ये रहा NS मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करेगा जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो ये ऑन एक्सिस पे ही रोटेट करने की कोशिश करेगा। याद रखना ये ऑन एक्सिस पे ही रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो यही है क्या, रेक्टेंगुलर कॉइल। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है और रखी रहती है मैग्नेटिक फील्ड में, और जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा जाएगा तो ये अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पर एक फोर्स लगेगा जो इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा इसी की एक्सिस पर। याद रखना। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन में होगा क्या। बेसिकली कंस्ट्रक्शन ये फॉलोइंग पार्ट्स आते हैं इसमें, यानी कि फॉलोइंग टाइप का होता है ये। याद रखना अब कंस्ट्रक्शन में देखो सबसे पहले आता है आर्मर्चर। आर्मर्चर में होगा क्या, ये कंसिस्ट करता है लूप को, यानी कि इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है ये रही, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है जो फोल्ड रहती है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये मैंने दिखाया है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। आर्मर्चर क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है और ये फोल्डेड रहती है, मतलब कि फोल्ड करके रहती है जैसे मैंने दिखाया था। ये देखो ये फोल्ड करके रहती है, इसी को आर्मर्चर बोलते हैं। ABCD इसमें दिखाया है ABCD, तो याद रखना। अब आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। कंस्ट्रक्शन में हमने पहला पढ़ा है आर्मर्चर। आर्मर्चर क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है जो फोल्ड रहती है ABCD की फॉर्म में। याद रखना। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट क्या है, ये आर्मर्चर कॉइल है। जो आर्मर्चर कॉइल होती है वो प्लेस रहती है बिटवीन टू मैग्नेट। याद रखना स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट क्या है,
स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट वो होती है जिसमें आर्मेचर कॉइल क्या करेगी, प्लेस रहेगी, यानी कि उसमें रहेगी नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। तो ये आर्मेचर कॉइल प्रेजेंट रहती है स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट में या फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये आर्म ए बी और सी डी जो होती है, यानी कि ए बी और सी डी जो आर्म है वो होगी परपेंडिकुलर। याद रखना, ए बी और सी डी जो आर्म है, ए बी और सी डी ये क्या रहेगी, परपेंडिकुलर है। किसके, याद रखना मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर है। ये देखो ये रही ए बी और ये रही सी डी, तो परपेंडिकुलर रहेगी। याद रखना। इसके बाद आता है हमारा टू स्प्लिट रिंग, यानी कि हाफ्स बोलते हैं इनको, हाफ। अब टू स्प्लिट रिंग कौन से होते हैं, देखो दो स्प्लिट रिंग है हमारे P एंड Q, ये होते हैं दो स्प्लिट रिंग। अब ये करेगा क्या, याद रखना, जो ए बी सी डी है यानी कि आर्मेचर कॉइल है वो कनेक्ट रहती है इन्हीं स्प्लिट रिंग से। देखो ये देखो, इन दोनों स्प्लिट रिंग से ही आर्मेचर कॉइल कनेक्ट रहेगी। तो याद रखना आप। अब ये डिवाइस क्या करता है, यूज होता है रिवर्स करने में डायरेक्शन ऑफ करंट की, उसी को बोलते हैं हम कम्यूटेटर। याद रखना, उसी को बोलेंगे हम कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या है, ये वो डिवाइस है जो रिवर्स करता है डायरेक्शन ऑफ करंट की, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। अब आता है हमारा ब्रशेस। ब्रश क्या होते हैं, ब्रश ना ये स्टेशनरी और डू नॉट रोटेट, ये होते हैं ब्रश। ये रहे, एक एक्स ब्रश है और एक वाई ब्रश है, ये रोटेट नहीं करेंगे। याद रखना, जो फंक्शन होता है कार्बन ब्रश का, ये कॉन्टैक्ट रखता है रोटेटिंग रिंग के साथ कम्यूटेटर की, और ये क्या करेगा, कॉइल को सप्लाई करेगा करंट। याद रखना। अब हम करते हैं इसकी वर्किंग, इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं आगे, इसके वर्किंग को हम करने जा रहे हैं। देख लीजिएगा, अब हम वर्किंग करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की। वर्किंग क्या है इलेक्ट्रिक मोटर की, याद रखना, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड फ्रॉम बैटरी इनटू द रेक्टेंगुलर कॉइल। अगर बैटरी से रेक्टेंगुलर कॉइल में हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे हैं तो दिस करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो याद रखना, ये क्या करेगा, जब हम करंट पास करेंगे बैटरी से कॉइल के अंदर, रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर, तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। याद रखना, उसके अराउंड। तो इससे होगा क्या, एज अ रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन आर्म ए बी ऑफ द कॉइल एंड सी डी ऑफ द कॉइल इज अपोजिट। देख लीजिएगा, ये कह रहा है कि जो मतलब कि यहाँ पे डायरेक्शन है करंट की, ए बी आर्म में और सी डी आर्म में जस्ट अपोजिट है बिल्कुल। याद रखना, मैं बताता हूँ। देखो करंट इसमें से तो ऊपर जा रहा है और फिर इधर से नीचे आ रहा है, तो इसमें ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे आ रहा है, यानी कि तो क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। ए बी आर्म और सी डी आर्म में, दोनों में एक दूसरे के अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। अब याद रखना, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो यहाँ पे क्या बोला है, द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म ए बी पुश इट डाउनवर्ड, यानी कि जो फोर्स एक्टिंग ए बी आर्म पर है ना वो पुश करेगा डाउनवर्ड। वो कैसे, ये लो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई और करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर हो गई, और जो फोर्स है वो डाउनवर्ड चले गया, इसमें अंदर की ओर चला गया। याद रखना। और वाइल फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म सी डी, जो सी डी आर्म है इस पर अगर फोर्स एक्ट करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा, याद रख। अब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और मिडिल फिंगर शो कर रही है करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, और ये फोर्स है ना अपवर्ड हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स अपवर्ड हो जाएगा। ये चीज है। अब होगा क्या, एज अ रिजल्ट द कॉइल एंड एक्सल रोटेट हाफ एज टर्न मोर इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि एक्सल और कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे और सेम डायरेक्शन में कंटिन्यूसली वो रोटेट करते जाएंगे। लेकिन अगर करंट हम रिवर्स कर रहे हैं,
रिपीटेड का मतलब होता है लगातार। तो हाफ रोटेशन, ईच हाफ रोटेशन द कोयल along with the axle continues to move in the same direction। ये क्या करने लग जाएगी, कंटिन्यूसली मूव करने लग जाएगी सेम डायरेक्शन में वो मूव करने लग जाएगी। याद रखना कंटिन्यूसली, अगर हम करंट रिवर्स कर देंगे इसमें एक लगातार, तो ये कंटिन्यूसली मूव करने लग जाएगी। जैसे कि आप देखते होंगे ग्राइंडर वगैरह या फिर मिक्सर वगैरह कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, अगर आप जब तक उसमें करंट फ्लो करते रहते हो। तो ये चीज़ है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ, आप ये मत सोचना कि एक बार के करने से कोई चीज़ें हो जाती है, उसमें आपको कॉन्टिन्यूसली मेहनत करनी पड़ती है। कुछ भी चीज़ आप करने जाओगे या कुछ भी चीज़ सीखने जाओगे, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी, तब उसको आप कर सकते हो। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं सिंगिंग करने का, तो क्या होगा, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, वोकल करना पड़ेगा, यानी कि मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, अपने गले को त्रासना पड़ेगा और डेली कंटिन्यूसली ये करना पड़ेगा एवरीडे। ऐसे ही आप एकदम उसमें परफेक्ट होने लग जाएंगे। तो फिर ये भी सेम है, अगर आप बार बार पढ़ रहे हो किसी चीज़ को, तो वो चीज़ें आपके माइंड में स्ट्राइक करने लगती है और नेक्स्ट टाइम जब आप लिखने की ट्राई करते हो या कुछ भी, तो वर्ड खुद में खुद अपना आप ही निकल करके आने लगते हैं। ऐसा कब पॉसिबल है, मेहनत से। याद रखना शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, आप हार्ड वर्क कीजिएगा, आपका हार्ड वर्क ही स्मार्ट वर्क में एक दिन बदल जाएगा। आप उस दिन बोलोगे कि हाँ क्या ही बात है। याद रखना, अगर आप अभी आराम और चैन त्याग करके, ऐशो आराम की ज़िंदगी को त्याग करके आप कंटिन्यूसली मेहनत करो और मन लगा करके किसी एक टारगेट को आप चुन लो, तो याद रखना आपको भगवान वो देगा जो आप चाहते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अपनी नींद और अपना ऐशो आराम त्याग करके मेहनत की है। अगर आप चाहते हो कि भगवान आपको वो दे जो आप खुद चाहते हो, तो मेहनत करो, नहीं तो भगवान वो देगा जो फिर वो चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपने मेहनत जो की है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप कॉन्टिन्यूसली चीज़ों को करते जाइएगा और एक दिन महारत हासिल कर ही लोगे। थैंक यू सो मच। तो इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर बोल रहा हूँ, मेहनत कभी मत छोड़ना, मेहनत करते जाना बार बार, एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। इसी नाम पर एक कोट याद आया मुझे, तो सुनिएगा। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो याद रखना, घर से निकलना पड़ेगा। अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, तो आराम, बेड, नींद, ये सब त्यागने पड़ेंगे और कॉन्टिन्यूसली एक चीज़ पे फोकस कीजिएगा। आप उसमें महारत हासिल ना करके तो कहना, कमेंट सेक्शन में आकर के बोल देना कि आपने मेहनत की थी, वो कभी रंग ही नहीं लाई। अरे रंग लाएगी, आप खुद पर विश्वास तो करो। और आप, कुछ लोग होते हैं कि 2 दिन पूजा करने लगते हैं, फिर बीच में हट जाते हैं, फिर 2 दिन पूजा करने लग जाते हैं, फिर बीच में हट जाते हैं। अरे नहीं, ऐसा थोड़ा ही ना होता है। भगवान का भी आपसे विश्वास उठ जाएगा कि क्या यार, ये तो आता जाता रहे, कंटिन्यूसली है ही नहीं, तो इसको मैं नहीं कुछ भी फल दूंगा, इसको करने दो जो इसकी लाइफ में करना चाहते हैं। तो इसीलिए आप भी कंसिस्टेंसी से बने रहिएगा। जब बूंद बूंद डलती है ना, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कभी भी एकदम चीज़ों को मगअप करने की कोशिश मत कीजिएगा, समेटने की कोशिश मत कीजिएगा। कभी भी आप 1 महीने का 1 दिन में नहीं खा सकते। क्या करते हो आप? डेली खाते हो ना, लिमिटेड खाते हो। तो यही चीज़ है, एजुकेशन भी यही चीज़ है कि आप थोड़ा थोड़ा करके लो। मैं मानता हूँ कि अगर आप पर डे 2 डेफिनेशन भी रिवाइज़ कर रहे हो, तो साल के लास्ट में या फिर मंथ के लास्ट में
60 डेफिनेशन हो जाएगी आपके पास। कितनी? 60। और 60 डेफिनेशन एक चैप्टर में मुश्किल से होंगी भी नहीं। मैं मानता नहीं कि एक चैप्टर में 60 डेफिनेशन हो आपकी। अगर आप 60 डेफिनेशन 30 दिनों में कर रहे हो, एक चैप्टर मतलब कि एक मंथ में एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो याद रखना एग्ज़ाम आप फोड़ोगे ही नहीं, टॉप कर जाओगे। आप टॉप कर जाओगे। क्यों? ऐसा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। तो प्लीज़ अपनी पावर को समझिएगा। आपकी इंटरनल जो पावर है ना वो बहुत है। आपका माइंड, आप जैसी थिंकिंग माइंड को देते हो ना, जो माइंड से बोलते हो ऐसा ही आपके साथ होने लगता है। अगर आप अपने माइंड को ही बोल रहे हो ना कि हाँ मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ और मैं ज्ञान ग्रहण करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऐसा ही आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ कैप्चर करने लगेगा, बोलेगा कि मैं बुद्धिमान हूँ। तो चीज़ें समझिएगा। अगर आप नेगेटिव थॉट्स माइंड में ला रहे हो ना तो आपका माइंड एक्टिव है, सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं। अगर आप खुद को बोल रहे हो कि मैं नालायक हूँ तो वो बोलेगा सीरियसली कि हाँ मैं नालायक हूँ। तो इसलिए अपने माइंड को हमेशा गुमराह रखो, पागल बना के रखो इसका कि नहीं। आपके पास पैसा भी नहीं है तो बोलो कोई नहीं, मेरा पैसा बाहर गया हुआ है, आएगा, मेरे पास बहुत पैसा है। कभी भी ये मत बोलना कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है या फिर मैं कंगाल हूँ। अगर आप ऐसा सोचोगे, क्योंकि जो गरीबी है ना ये बहुत भयंकर बीमारी है, बहुत भयंकर बीमारी है। ये आपको विनाश ही नहीं, ये सत्यानाश कर देगा आपकी लाइफ का। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी माइंड की पावर को समझिएगा। सबकॉन्शियस माइंड आपका हर चीज़ों को रीड करता है, हर चीज़ को एनालाइज करता है। इसलिए इसको बनाते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच। नोट कर लीजिएगा इसको। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब देखिएगा डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज ना जो फ्लो होता है वो ओनली वन डायरेक्शनल होता है। ओनली वन डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक चार्ज का ही फ्लो होगा। यानी कि जो करंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। याद रखना। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है डीसी करंट की यानी कि डायरेक्ट करंट की, वो कैसी होगी? 0। याद रखना, जो डीसी करंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 0। अब नेक्स्ट पावर फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। याद रखना, जो पावर फैक्टर होगा डीसी करंट का वो 1 होगा। और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? यानी कि एसी करंट। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो ईजिली ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है डीसी विद। याद रखना, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? एसी करंट। अल्टरनेटिंग करंट होता है, देख लीजिएगा, जिसको हम एसी करंट बोलते हैं। एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट कैन बी इजिली ट्रांसफॉर्म टू डीसी विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर्स। याद रखना, जो एसी करंट है वो इजिली ट्रांसफॉर्म हो जाता है डीसी में विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। लेकिन ऐसा कभी भी याद रखना, डीसी करंट में ऐसा नहीं होगा। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी करंट की यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 50 हर्ट्ज होगी। यानी कि जो 50 हर्ट्ज है ये 220 वोल्टेज पे आती है। 220 वोल्ट पे 50 वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेटिंग करंट की वो होती है, मतलब कि जो इंडिया के अंदर है बेसिकली वो 50 हर्ट्ज होती है विद 220 वोल्टेज। यानी कि 220 वोल्टेज जब आएंगे तो उससे क्या होगा? हमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। याद रखना। एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि एडवांटेजेस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर डीसी करंट। तो इसमें क्या होगा? इट इज पॉसिबल टू यूज अ ट्रांसफॉर्मर, यानी कि हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए ट्रांसफॉर्मर। और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी इज हाई, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम। याद रखना। और जो
जनरेशन इज ईजली और जनरेशन इज इजी एंड इकोनॉमिकल, यानी कि इसको हम आसानी से खरीद सकते हैं और ये लो कॉस्ट पे अवेलेबल होती है, याद रखना। इंस्टॉलेशन इज़ लेस कॉस्टली, यानी कि बहुत कम प्राइस पे इसको हम ले सकते हैं। और बेसिकली आप देखते भी हो 3-4 रुपये यूनिट या 5 रुपये यूनिट रहती है, वैसे इससे भी कम रहती है, 2-2.5 रुपये यूनिट। अगर आपका घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो रही है, तो फिर 2-2.5 रुपये यूनिट आप पे लगती है चार्ज। जैसे जैसे लाइट और यूनिट बढ़ने लगती है तो उसके हिसाब से उस पर मतलब कि परसेंटेज लग करके आने लगता है, तो 5, 6, 7, 7.5 तक भी आ जाता है कभी कभी जब, या फिर 2 महीने बाद अगर आपका बिल आ रहा है तो आप जमा नहीं कर रहे हो तो इसके बाद उस पर इंटरेस्ट लग करके आता है, तो फिर काफ़ी बढ़ जाता है, उसका 7, 7.5 से भी ऊपर का पर यूनिट बैठ जाता है, तो हाई बैठता है। इसीलिए टाइम के हिसाब से अपना बिल भर दीजिएगा। अगर आप डिले कर रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट लग करके आता है, याद रखना। अब मतलब कि जो जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक होती है, याद रखना। जो जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज होगी एसी करंट में, याद रखना। जो एसी करंट होता है ये सेफ होता है, सेफ ट्रैवल करता है एट लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि देख लीजिएगा अब जहाँ पे आप रह रहे होंगे, आपके घर में जहाँ पे लाइट आ रही है वो कितनी डिस्टेंस से आ रही है ये आपको अंदाज़ा नहीं होगा। ट्रांसफार्मर काफ़ी डिस्टेंस पे रखा होगा और वहाँ से वहाँ तक अच्छी खासी लाइट आती है, 220 वोल्टेज से थोड़ी सी कम हो जाएगी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर लाइट आएगी। तो यही है कि इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, सेफ ट्रैवल करा सकते हैं, याद रखना। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ इसका। जो डीसी करंट होता है, डीसी करंट ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ओनली वन डायरेक्शन। जब इलेक्ट्रिक चार्ज एक डायरेक्शन में फ्लो होगा तो ये डीसी करंट कहलाएगा। और जो फ्रीक्वेंसी होती है डीसी करंट की वो 0 होती है, याद रखना। और जो पावर फैक्टर होता है वो ऑलवेज 1 रहेगा। और ये जो मैग्नीट्यूड रहेगा करंट का वर्सेस टाइम वो कांस्टेंट रहेगा। अब अल्टरनेटिंग करंट आता है, यानी कि एसी करंट। एसी करंट कैन बी इजिली ट्रांसफॉर्म्ड टू डीसी विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर, यानी कि रेक्टिफायर की हेल्प से हम इसको डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन डीसी को किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से एसी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, याद रखना। अब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है दैट पीरियोडिकली रिवर्स, याद रखना। जो पीरियोडिकली रिवर्स होता है इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अल्टरनेटिंग करंट में, लेकिन ऐसा डीसी करंट में नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है। जब 220 वोल्ट आएगा तो समझो 50 हर्ट्ज की हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी। एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, तो ये पॉसिबल होता है ट्रांसफार्मर में। और डिस्ट्रीब्यूशन होता है एफिशिएंसी हाई, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और कम प्राइस में हम इसको खरीद सकते हैं। और जनरेशन जो मतलब कि जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक होगी, याद रखना। और जो एसी करंट होता है ये सेफ ट्रैवल कर सकते हैं एट लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी कि ट्रांसफार्मर काफ़ी दूर पे रखा रहता है और हमारा घर काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो वहाँ से यहाँ तक इजीली इसको ट्रैवल किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज ना जो फ्लो होता है वो ओनली वन डायरेक्शनल होता है, ओनली वन डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक चार्ज का ही फ्लो होगा। यानी कि जो करंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, याद रखना। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है डीसी करंट की, यानी कि डायरेक्ट करंट की, वो कैसी होगी, 0, याद रखना। जो डीसी करंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 0। अब नेक्स्ट पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, याद रखना। जो पावर फैक्टर होगा डीसी करंट का वो 1 होगा। अल्टरनेटिंग करंट होता है, देख लीजिएगा, जिसको हम एसी करंट बोलते हैं। एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट कैन बी इजिली ट्रांसफॉर्म्ड टू डीसी विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर्स, याद रखना। जो एसी करंट है वो इजिली ट्रांसफॉर्म हो जाता है डीसी में विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर, लेकिन ऐसा कभी भी याद रखना डीसी करंट में ऐसा नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेटिंग करंट की वो होती है
मतलब कि जो इंडिया के अंदर है बेसिकली वो 50 हर्ट्ज होती है विद 220 वोल्टेज, यानी कि 220 वोल्टेज जब आएंगे तो उससे क्या होगा, हमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। याद रखना एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर DC करंट। तो इसमें क्या होगा, इट इज पॉसिबल टू यूज अ ट्रांसफॉर्मर, यानी कि हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए ट्रांसफॉर्मर। और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी इज हाई, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम, याद रखना। और जनरेशन इज इजी एंड इकोनॉमिकल, यानी कि इसको हम आसानी से खरीद सकते हैं और ये लो कॉस्ट पे अवेलेबल होती है। याद रखना इंस्टॉलेशन इज़ लेस कॉस्टली, यानी कि बहुत कम प्राइस पे इसको हम ले सकते हैं। और बेसिकली आप देखते भी हो 3-4 रुपये यूनिट या 5 रुपये यूनिट रहती है, वैसे इससे भी कम रहती है 2-2.5 रुपये यूनिट। अगर आपका घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो रही है, तो फिर 2-2.5 रुपये यूनिट आप पे लगती है चार्ज। जैसे जैसे लाइट और यूनिट बढ़ने लगती है तो उसके हिसाब से उस पर मतलब कि परसेंटेज लग करके आने लगता है, तो 5, 6, 7, 7.5 तक भी आ जाता है कभी कभी जब, या फिर 2 महीने बाद अगर आपका बिल आ रहा है तो आप जमा नहीं कर रहे हो तो इसके बाद उस पर इंटरेस्ट लग करके आता है, तो फिर काफ़ी बढ़ जाता है, उसका 7, 7.5 से भी ऊपर का पर यूनिट बैठ जाता है, तो हाई बैठता है। इसीलिए टाइम के हिसाब से अपना बिल भर दीजिएगा, अगर आप डिले कर रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट लग करके आता है, याद रखना। अब मतलब कि जो जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक होती है। याद रखना जो जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज होगी AC करंट में। याद रखना जो AC करंट होता है ये सेफ होता है, सेफ ट्रैवल करता है एट लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि देख लीजिएगा अब जहाँ पे आप रह रहे होंगे, आपके घर में जहाँ पे लाइट आ रही है वो कितनी डिस्टेंस से आ रही है ये आपको अंदाज़ा नहीं होगा। ट्रांसफार्मर काफ़ी डिस्टेंस पे रखा होगा और वहाँ से वहाँ तक अच्छी खासी लाइट आती है, 220 वोल्टेज, ये थोड़ी सी कम हो जाएगी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर लाइट आएगी। तो यही है कि इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, सेफ ट्रैवल करा सकते हैं। याद रखना एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ इसका। जो DC करंट होता है, DC करंट ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ओनली वन डायरेक्शन। जब इलेक्ट्रिक चार्ज एक डायरेक्शन में फ्लो होगा तो ये DC करंट कहलाएगा। और जो फ्रीक्वेंसी होती है DC करंट की वो 0 होती है, याद रखना। और जो पावर फैक्टर होता है वो ऑलवेज 1 रहेगा। और ये जो मैग्नीट्यूड रहेगा करंट का वर्सेस टाइम वो कांस्टेंट रहेगा। अब अल्टरनेटिंग करंट आता है, यानी कि AC करंट। AC करंट कैन बी इजिली ट्रांसफॉर्म्ड टू DC विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर, यानी कि रेक्टिफायर की हेल्प से हम इसको DC में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन DC को किसी भी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से AC में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, याद रखना। अब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है दैट पीरियोडिकली रिवर्स, याद रखना जो पीरियोडिकली रिवर्स होता है इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अल्टरनेटिंग करंट में, लेकिन ऐसा DC करंट में नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है। जब 220 वोल्ट आएगा तो समझो 50 हर्ट्ज की हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी। एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC, तो ये पॉसिबल होता है ट्रांसफार्मर में। और डिस्ट्रीब्यूशन होता है एफिशिएंसी हाई, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और कम प्राइस में हम इसको खरीद सकते हैं। और जनरेशन जो मतलब कि जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक होगी, याद रखना। और जो AC करंट होता है ये सेफ ट्रैवल कर सकता है एट लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी कि ट्रांसफार्मर काफ़ी दूर पे रखा रहता है और हमारा घर काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो वहाँ से यहाँ तक ईजिली इसको ट्रैवल किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ये क्या होता है, याद रखना। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, मतलब कि होम में इंडिया के अंदर वो 220 वोल्ट रहता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 50 हर्ट्ज रहेगी, याद रखना। जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ये इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा होता है कि ये होम में यूज़ किया जाता है, ये सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट आवर हाउसेज, यानी कि पूरे घर में ये इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करेगा। याद रखना जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो यूज़ किया जाता है एक तो 5 एम्पियर पे, एक 15 एम्पियर पर। याद रखना जो 5 एम्पियर वाला होता है
ये क्या करेगा, लो रेटिंग कंजप्शन वो करेगा, ये मतलब कि इसके पास लो पावर रेटिंग होगी। ये यूज़ होगा जैसे कि फ़ैन वगैरह, हमारा देखो फ़ैन वगैरह, टेलीविज़न या फिर ट्यूबलाइट्स या बल्ब वगैरह, एलईडी वगैरह जो लगे रहते हैं। अब 15 एम्पियर पे कौन वर्क करेगा, याद रखना 15 एम्पियर पे, ये यानी कि ये यूज़ होता है हाई रेटिंग पावर के लिए यूज़ होता है। और ये एयर कंडीशनर, गीज़र्स, आयरन बॉक्स वगैरह इन सभी में यूज़ आता है 15 एम्पियर वाला करंट। जो ये मैंने बनाया है इलेक्ट्रिक, मतलब कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जो अर्थ वायर होगी वो ग्रीन, मतलब कि ग्रीन इंसुलेशन से कवर रहेगी। जैसे कि ये वायर है और इस पे इंसुलेशन जो कवर चढ़ा हुआ है वो ग्रीन कलर का होगा, तो इसको बोलते हैं अर्थ वायर, जो अर्थ में हम यूज़ करते हैं। अब आता है लाइव वायर। लाइव वायर क्या होती है, ये एक्चुअल में जो होती है ये रेड इंसुलेशन से कवर रहती है और इसके पास हाई वोल्टेज रहता है। हाई वोल्टेज कितना, कम से कम 220 वोल्टेज इसके पास रहता है, जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ अटैच करते हैं ताकि हमारा जो होम है उसकी इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया जा सकता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट होने से बचाया जा सके। अब आता है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर वो वायर होती है जिसमें हम मतलब कि इसको कवर करते हैं ब्लैक इंसुलेशन से। याद रखना, जो अर्थ वायर है उसके पास तो 0 वोल्टेज होगा, लाइव वायर के पास क्या होगा, 220 वोल्टेज रहेगा हाई, जो मतलब कि क्या करेगा, होम में सप्लाई होगा। और इसको हाई वोल्टेज से बचाने के लिए क्या करेंगे हम, जो फ्यूज़ होगा इसी से अटैच करके रखेंगे ताकि जो हाई वोल्टेज का करंट आए तो वो क्या करेगा, फ्यूज़ ही झेल लेगा, यानी कि फ्यूज़ ही ख़राब होगा तो पूरा हाउस हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ओवरलोडिंग होगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो उससे बच जाएगा। याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने बताई है। अर्थ वायर क्या होती है, 0 मतलब कि वोल्टेज होता है इसमें और ये कवर रहती है ग्रीन इंसुलेशन से, मैंने अभी भी बताया। नेक्स्ट, लाइव वायर जो होती है ये कवर रहती है रेड इंसुलेशन से, ये रही, और इसके पास वोल्टेज होता है 220 और इसी से हम फ्यूज़ को अटैच रखते हैं ताकि क्या हो सके, शॉर्ट सर्किट से बच सके। अब न्यूट्रल वायर ये ब्लैक इंसुलेशन से कवर की जाती है, याद रखना। अब फ्यूज़ क्या होता है, ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट में इन द टाइम ऑफ ओवरलोडिंग। जब ओवरलोडिंग हो जाती है तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को, याद रखना, फ्यूज़ होने से। अब दूसरा, इन टाइम ऑफ ओवरलोडिंग द करंट इन द सर्किट इंक्रीज, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बिकम हजार्ड्स, मतलब कि हजार्डस बोलते हैं इसको वैसे, लेकिन क्या करेगा, ये शॉर्ट सर्किट से बचाएगा, यानी कि क्या होगा, हाई करंट हो जाएगा उस टाइम जब क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा किसी भी चीज़ में। जैसे कि हमने कुछ भी इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है और लाइट पे ज़्यादा जोर पड़ गया तो क्या करेगा, तो वहाँ पे उस टाइम क्या हो जाएगा, जो सर्किट में हो जाएगा ना, वो करंट इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट आने लगेगा, तो उसमें क्या होगा, रेड और ब्लैक कलर की वायर आपस में चिपक जाएंगी तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा उस टाइम पे। अब याद रखना नेक्स्ट पॉइंट, जूल हीटिंग इफेक्ट। जूल हीटिंग इफेक्ट इसे कहते हैं जब रेड और ब्लैक वायर आपस में चिपक जाती है ज़्यादा हीटिंग की वजह से और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो जूल हीटिंग जो होता है, इन अ फ्यूज डिवाइस मेल्ट द सर्किट एंड ब्रेक द फ्लो ऑफ करंट इन दी सर्किट, यानी कि ये सर्किट को मेल्ट कर देगा और ब्रेक हो जाएगा सर्किट। याद रखना, क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसमें फ्लो हो जाएगा। अब जूल हीटिंग इफेक्ट जो होता है ये H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I स्क्वायर इंटू R के, यानी कि जितना ज़्यादा करंट हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और ये मैंने आपको डायग्राम इलेक्ट्रिक सर्किट का यहाँ पे दिखाया है, तो याद रखना, ये अर्थ वायर है जो हमने ग्रीन इंसुलेशन से की हुई है, ये रेड वायर है जिसका वोल्टेज 220 वोल्टेज होता है और रेड इंसुलेशन से इसको कवर किया है, ये न्यूट्रल वायर है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज है जो हमने डायरेक्ट लगाया हुआ है लाइव वायर से। अब जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है ये यहाँ पे लगाया है, ये शो करेगा कि हाँ ओवर हीटिंग या फिर ओवरलोडिंग तो नहीं हुई है।
अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ये है कि जो आगे लाइट को सप्लाई करेगा, लेकिन मैं बताता हूँ MCB एक आता है, MCB करके याद रखना, MCB क्या होता है? ये MCB की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका मतलब है जो फ्यूज़ होता है ना उससे बेस्ट काम करता है MCB, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आपको डायग्राम यहाँ पे बराबर में दिखाई दे रहा होगा। और याद रखना ये क्या करेगा, ये मतलब कि हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करेगा इलेक्ट्रिक करंट के, ये काम करेगा किस पे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि जितना ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक तो ये उतना उसके हिसाब से अपना वर्क परफॉर्म करेगा। देखा होगा जब घर में MCB नीचे गिर जाती है तो आप फिर ऊपर करके आते हो ताकि फिर लाइट आने लग जाती है। जब भी कुछ रोड वगैरह या फिर आप आयरन वगैरह लगा देते हो तो ओवर हीटिंग होने लगती है, जिसके कारण MCB डाउन हो जाती है, फिर MCB ऊपर करके आनी पड़ती है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, लाइट फिर से फ्लो करने लगती है घर में, यानी कि शॉर्ट सर्किट से बचती है। तो इसलिए ये क्या करता है, सर्किट से बेस्ट काम करता है MCB, मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये कभी भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम नहीं करेगा, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करेगा। यानी कि जब करंट फ्लो करेंगे तो कितना मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसके हिसाब से ये डाउन हो जाती है। याद रखना, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ इसको। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है घरों में वो 220 वोल्टेज पर होता है, यानी कि घरों में जो लाइट सप्लाई होती है वो 220 वोल्टेज पे आती है और जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज। याद रखना। अब जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ये ऐसा सर्किट होता है घरों में जो सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू आउट आवर हाउसेज, पूरे घर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को ये सप्लाई करेगा। याद रखना, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना वो यूज़ होता है 2 टाइप से, एक 5 एम्पियर में, एक 15 एम्पियर में। 5 एम्पियर क्या होता है, ये लो रेटिंग पावर को शो करता है, जैसे कि हमारे फ़ैन हुआ, हमारा टेलीविज़न हो गया, LED बल्ब वगैरह सभी के लिए। लेकिन 15 एम्पियर हमारा यूज़ होगा एयर कंडीशनर, गीज़र्स और आयरन बॉक्स वगैरह में। याद रखना, जो अर्थ वायर होती है, अर्थ वायर, इसके पास जीरो वोल्टेज होते हैं, लेकिन लाइव वायर के पास हाई वोल्टेज होते हैं 220 वोल्टेज। इसमें क्या होगा, ये इससे खतरा बना रहता है कि ये शॉर्ट सर्किट ना कर दे, तो इसलिए फ्यूज़ डायरेक्ट इसी से हम अटैच करके रखते हैं। अब ये न्यूट्रल वायर होती है, इसको ब्लैक कवर से यानी कि ब्लैक इंसुलेशन से कवर करके रखते हैं। याद रखना, मैंने यहाँ पे ये सब बता चुका हूँ, याद रखना। अब फ्यूज़ क्या होता है, ये फ्यूज़ प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। जब ओवरलोडिंग हो जाएगी तब ये क्या करेगा, ओवरलोडिंग होने पर करंट इन दिस सर्किट इंक्रीज, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट से बचाता है। अब जूल हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ये कहता है कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसके कारण हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने चैप्टर आपका फिनिश कर दिया है, कंप्लीट हो चुका है आपका 1 शॉट। इसमें कोई भी आपको सैटेलाइट लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। आप धीरे धीरे चीज़ें करके जाओगे वहाँ पे तो आप कर लोगे। याद रखना, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है। और याद रखना, जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी वाला और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये 13 मार्क्स का पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करना, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके मत चलना और घबराना मत। मैं आपके साथ हूँ, बने रहिएगा, वीडियो को प्रॉपर देखते रहिएगा, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जो घर होते हैं, घरों में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट्स होते हैं इंडिया के अंदर, और वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, 50 हर्ट्ज आते हैं 220 वोल्ट पे। याद रखना, जो मतलब कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ये सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी को पूरे घर के अंदर। और जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, ये 2 टाइप से यूज़ होता है, एक तो 5 एम्पियर में, एक 15 एम्पियर में। 5 एम्पियर में यानी कि लो रेटिंग पावर में यूज़ होता है, यानी कि लो रेटिंग पावर का मतलब टेलीविज़न, फैन या फिर ट्यूबलाइट वगैरह, LED। और 15 एम्पियर जो यूज़ होगा एयर कंडीशनर, गीज़र्स, या फिर आप बोल सकते हैं आयरन प्रेस वगैरह में जो करते हैं हम लोग। अब ये डायग्राम मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट का यहाँ पे दिखाया है। अर्थ वायर क्या होती है, इसके पास 0 वोल्टेज होता है, लेकिन ये ग्रीन इंसुलेशन से कवर रहेगी। अब लाइव वायर ब्लैक इंसुलेशन से, अब
लाइव वायर जो होती है इसके पास 220 वोल्टेज यानी कि 220 वोल्टेज होता है हाई वोल्टेज। इसी को फ्यूज़ से कनेक्ट रखते हैं ताकि अगर करंट आएगा तो फ्यूज़ झेल लेगा। अब न्यूट्रल वायर, ये ब्लैक इंसुलेशन से इसको हम कवर करके रखते हैं, याद रखना। और फ्यूज़ जो होता है ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है, जब ओवरलोड हो जाते हैं तो ये क्या होता है, बचा लेता है शॉर्ट सर्किट होने से। लेकिन MCB यानी कि मिनिएचर ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि, लेकिन MCB मिनिएचर, लेकिन MCB मिनिएचर सर्किट, लेकिन MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है ना, ये क्या होता है आपके घरों में यूज़ होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये बेस्ट यूज़ होता है देन फ्यूज़ से अच्छा खासा MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये बेटर होता है फ्यूज़ से। क्यों? क्योंकि ये कभी भी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे नहीं चलेगा, ये कभी भी इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे नहीं चलेगा। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर कभी भी नहीं चलेगा। जो ये चलेगा किस पर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि कितना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है उसमें और उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कितना बन रहा है, उसके हिसाब से अपना वर्क परफॉर्म करता है। MCB आप लोग देखते होंगे घर में, जब MCB डाउन हो जाती है तो लाइट चली जाती है पूरे घर की, और जब हम ऑन कर देते हैं फिर घर में लाइट आने लग जाती है। तो अब जूल हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस हो जाएगी और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा IQ साइंस क्लासेस को, ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं आपको ऐसी चीज़ें बताता रहूँगा और नई नई ट्रिक मैथ से रिलेटेड और साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से रिलेटेड आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।